नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे एफकेट 5 बार क्लियर किया लगातार। आज मैं आपसे टोटली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट को कैसे लगातार मैंने क्लियर किया, क्या क्या मेरी गलतियां थी और क्या क्या मैंने अप्रोचेस अपनाई डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को क्लियर करने के लिए। क्या क्या मैंने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ली। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एफकेट में 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज मैथ्स, थर्ड इज करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज एंड फोर्थ इज रीजनिंग। सो मेरा एफकेट जो मैंने दिया था, तो वो क्या हुआ था कि जो मैंने फर्स्ट एफकेट दिया था, ठीक है, फर्स्ट मेरा जो एफकेट अटेम्प्ट था वो मेरा 1 मार्क से रह गया था। ठीक है, सो कट ऑफ कुछ गई थी 153 या 152। सो 1 मार्क से मेरी कट ऑफ रह गई थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर मैंने उसको एनालाइज किया, समझा कि मेरी गलतियाँ क्या रहीं, क्या मैंने मिस्टेक्स की, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में मैंने ये 5 टाइम एफकेट क्लियर किया। ठीक है, एफकेट रिटन एग्जाम। नाउ आई टेल यू कि क्या क्या मैंने गलतियां की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि हो सकता है आप अपने सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में भी कर रहे हो। ठीक है, सो जो पहली गलती थी मेरी वो थी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग। तो एफकेट में +3 -1 होता है, तो मैंने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए थे। मेरे को लगा कि हाँ, ये आंसर सही हो सकता है। ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग से मेरे बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे और मेरा ओवरऑल स्कोर बहुत कम हो गया था। सो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ एकदम सही है तो ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, या फिर अगर मतलब 90% 80% कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। ठीक है, मेरा क्या था, मेरे को लग रहा था कि 20-30% कॉन्फिडेंस था किसी क्वेश्चन में, ठीक है यार अटेम्प्ट कर देते हैं। ऐसा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती मैंने की थी। तो पहली गलती ये हो गई कि जो आप श्योर शॉट है पहले उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद 70-80% जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है वो अटेम्प्ट करो। ठीक है, सेकंड जो मेरी गलती थी वो ये थी कि मैंने करंट अफेयर्स मिस कर दिया था। ठीक है, सो मैंने करंट अफेयर्स मिस कर दिया था। करंट अफेयर्स मिस कर दिया। मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स से मेरे को मज़ा नहीं आता था पढ़ने में करंट अफेयर्स, और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ रहा था। तो और वो ज़्यादा इसलिए पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने बाद में कैसे अप्रोचेस बनाई करंट अफेयर्स पढ़ने की। बट करंट अफेयर्स मैंने मिस कर दिया, करंट अफेयर्स में पढ़ के नहीं गया। और उस साल एट अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे जो एकदम हाथ से चले गए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के। मतलब मेरे को रिग्रेट हुआ बाद में कि अगर मैंने थोड़ा बहुत जनरल पढ़ लिया होता तो मेरे को आइडिया लग गया होता। फोर्थ जो मैंने मिस्टेक की, जो स्टैटिक जीके होता है, राइट। सो स्टैटिक जीके मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। ठीक है, सो स्टैटिक जीके में मेरे को चीज़ें ना ज़्यादा अच्छे से याद नहीं होती। तो मैंने क्या किया कि अच्छा स्टैटिक जीके है तो स्टैटिक जीके को मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब एक बार रीडिंग मारी, उसको श्योर शॉट नहीं किया। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल करेंसी कंट्रीज है, ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किस कंट्री में है। ठीक है, तो मेरे को पता था कि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं लगभग, बट मैंने उसको अच्छे से याद नहीं किया। ठीक है, एक बार बस गो थ्रू कर लिया। अब एक बार जब आप किसी टॉपिक को, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स एंड कंट्रीज, ठीक है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में है, ठीक है, ये अगर आप जब देखोगे तो अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको वो सारी एकदम ना कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा ये तो मैंने इसके अंडर पढ़ा था। ठीक है, कि वॉशिंगटन में ये वाली थी शायद। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा जब तक आप श्योर शॉट नहीं कर लोगे। ठीक है, तो वही मैंने किया था, बस 1 या 2 बार रीडिंग मार ली थी उसकी, तो वो अच्छे से मैंने क्लियर नहीं किया था, क्लियर अपने हेड में क्लियर नहीं किया था। फोर्थ जो मैंने गलती की थी, फोर्थ मेरी गलती थी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा था। ठीक है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को
देखा था एक्चुअली, ऐसे नहीं था, बिल्कुल नहीं देखा था, बट इतना अच्छे से नहीं किया था, ठीक है। तो एनालिसिस मिसिंग था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मिसिंग था, तो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस करना चाहिए था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं। मैंने क्या किया, सिलेबस देखा एफ कैट का, ठीक है, कि मैंने का सिलेबस तो देखना चाहिए। सिलेबस देखा, उसमें लिखा था हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, और करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। और क्वांट के बहुत सारे, मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स लिखे हैं, ठीक है। तो जो सिलेबस में चैप्टर्स लिखे हैं ना, उससे थोड़ा बहुत डिफरेंट आते हैं एफ कैट में, जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, ठीक है। और जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब आता है ना, ये उतना डीप में नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारे एक एक पर्टिकुलर सेक्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल गांधी जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत, मॉडर्न स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो वो मैंने नहीं देखा। मैंने क्या किया कि मैंने देखा अच्छा सिलेबस ऐसे है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो मैंने इस पे ना बहुत डीप स्टडी करना शुरू कर दिया, मतलब यूपीएससी लेवल की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, विच वाज नॉट फ्रूटफुल, ठीक है, बिकॉज मैं कवर नहीं कर पाया सिलेबस। मतलब कि मैंने एफकेट से पहले हिस्ट्री में एंशियंट होता है, मिडिवल होता है, और मॉडर्न होता है, ठीक है, हिस्ट्री में। तो मैंने एंशियंट बहुत डिटेल में कवर कर लिया। उसके बाद जब मैं मिडिवल पे आया, तो मैं मिडिवल में 1800 सेंचुरी तक ही पहुंचा, क्योंकि मैं इतना डिटेल में पढ़ रहा था कि ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उसने ये बोला, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहा था कि मेरे को खुद ऐसा लग रहा था कि मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ। तो वो मेरी गलती थी। तो आपको क्या करना है कि इतना डिटेल में नहीं पढ़नी है चीज़ें, ठीक है। सिलेबस में बहुत चीज़ें लिखी हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सिलेबस को मिला के चीज़ें देखनी है, ठीक है। ये मेरी गलती थी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो मेरी गलती थी वो ये थी, रीजनिंग प्लस इंग्लिश, ठीक है। अभी रीजनिंग एफकेट में बहुत स्कोरिंग है, ठीक है, और इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों ही सेक्शन को बहुत ही लाइटली ले लिया था। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने देखे कि अच्छा यार, रीजनिंग तो कोई भी कर सकता है, और मैंने रिव्यूज़ भी देखे थे, मतलब ऑनलाइन पढ़ा था कि कैसे रीजनिंग आती है। तो मैंने देखा कि यार बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, हर कोई लिख रहा है कि रीजनिंग इज़ वेरी स्कोरिंग, रीजनिंग इज़ वेरी सिंपल। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना इस वाले पार्ट में दे दिया अपना प्रिपरेशन का, डीप में पढ़ने में, ठीक है। ये सब मिस कर दिया, करंट अफेयर मिस कर दिया, स्ट्रैटेजी की मिस कर दिया, रीजनिंग और जीके, रीजनिंग और इंग्लिश में। रीजनिंग में मेरे को सब लोग बोलते थे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सोचा कि मैं डायरेक्टली एग्जाम में कर लूँगा। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, एक बार भी सॉल्व भी नहीं किए क्वेश्चंस। मैंने कहा रीजनिंग को डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में, इंग्लिश, सो माई इंग्लिश वॉज वेरी गुड, ठीक है। मतलब स्पीकिंग एंड वर्बल स्किल्स मेरी बहुत अच्छी थी इंग्लिश की, ठीक है, अभी भी अच्छी है मतलब। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इंग्लिश में, ठीक है। बल्कि आपकी अगर स्पीकिंग और वर्बल स्पीकिंग और रिटन स्किल्स अगर आपकी बहुत अच्छी है इंग्लिश में, लेकिन एग्जाम में एक अलग बात होती है, ठीक है। एग्जाम में आपको ग्रामर पूछेगा, चीज़ें पूछेगा, वो पूछेगा आपसे कि इसका मीनिंग क्या है, आपने वर्ड सुने नहीं होंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, ठीक है। तो इंग्लिश को ही मैंने बहुत लाइटली ले लिया था, तो इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब मेरी गलतियाँ थी जो मैंने एफकेट की अपनी फर्स्ट जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें की थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट जो मेरा था, ठीक है, ये जो पांचों अटेम्प्ट मैंने क्लियर किए और बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किए, ठीक है, उसमें मैंने क्या अप्रोच अपनाया और कैसे मैंने इन गलतियों को हटाया, और क्या अप्रोच आपको अपनाना चाहिए कि आपका एफकेट एकदम से क्लियर हो जाए। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैंने ये सब जो मेरी नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई थी, जो जो मैंने गलतियाँ की थी, उसको इम्प्रूव कैसे किया, ठीक है। तो जो पहला काम किया मैंने, सबसे पहले तो मैंने जाना कि भाई पेपर मांग क्या रहा है, ठीक है, पेपर पूछ क्या रहा है हमसे, किस टाइप की चीज़ें पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, प्लस सिलेबस, ठीक है, इन दोनों को मैंने मिलाया। इन दोनों को मैंने देखा कि सिलेबस में जो लिखा हुआ है हर सेक्शन के हिसाब से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स में जो सिलेबस में दिया हुआ है चैप्टर्स के नाम, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन चीज़ों को मिलाना होगा, ठीक है। ये करने के बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट क्या दिया मैंने, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया। 2 आवर्स मिलते हैं एफकेट में, 2 आवर्स लगा के मैंने सॉल्व किया। वो सॉल्व करने के बाद उसका मेरे पास आंसर भी थे, ठीक है, उस पेपर के। वो सॉल्व करने के बाद
मैंने अपने बारे में ये पता किया कि भाई कौन सा मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन है चारों में से और कौन सा सबसे वीक है। तो मेरे को पता चला सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो है मेरा रीजनिंग, सेकंड है मेरा मैथ्स, थर्ड है इंग्लिश और फोर्थ है जीके। नाउ स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि भाई जो मैंने ये पेपर दिया था इसमें मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स रीजनिंग सेक्शन में आए, ठीक है, ये जो मैंने प्रैक्टिस पेपर दिया, उसके बाद मैथ्स में आए, उसके बाद सब इंग्लिश में आए, ठीक है, और उसके बाद जीके में आए, ठीक है। सो ये मैंने पता किया। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स क्या करते हैं, करंट जीके और करंट अफेयर्स ना, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे जो लोएस्ट होता है, वीकेस्ट होता है, उससे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने क्या किया कि मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था उससे स्टार्ट किया। तो अब चीज़ें कैसे की मैंने, तो मैंने क्या किया, रीजनिंग से पहले मैंने टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डॉट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डॉट वाले, वर्बल वाले आते हैं, एम्बेडेड फिगर आते हैं, ठीक है, और सिर्फ उनको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए, सेम रीजनिंग के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो सॉल्व किए मैंने, और उसके बाद एक एस चांद की आती है नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग वाली बुक, ठीक है, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो रीजनिंग के एफकेट में आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आपका बहुत मन करता है कि अरे यार इस टाइप के भी सॉल्व कर लूँ, दूसरे टाइप के भी सॉल्व कर लूँ, बहुत सारे टाइप के उसमें एस चांद में दिए होते हैं, बट मैंने अपने आप को लिमिटेड रखा इस बार, ठीक है, कि ज़्यादा डिटेल में मेरे को नहीं घुसना है, जो मेरे को एफकेट में आता है वही मेरे को सॉल्व करना है। तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, और इस को करने में मेरे को एट अराउंड 10 to 15 डेज लगे, ठीक है। सो ये मैंने पूरा सॉल्व कर लिया और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, इस बुक से, ठीक है। तो बस मैंने ये देखा कि भाई अब रीजनिंग सेक्शन से जो भी एफकेट में प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है, और जो सिलेबस में दिया है, ठीक है, दोनों को कवर करके जो भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मेरे अच्छे से हो जाने चाहिए, और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बिल्कुल से बिल्कुल उनमें अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। नाउ एफकेट की एक खासियत क्या है कि मैं बता भी चुका हूँ बहुत बार कि एफकेट में बहुत सारे वीडियोस में आपको कैंडिडेट्स बोलते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। सो आपको पता चला कि क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन क्या रिपीट होता है एफकेट में, वो है पैटर्न, ठीक है। पेपर का पैटर्न हमेशा रिपीट होता है, मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% पेपर का पैटर्न सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के जो टॉपिक्स आए हुए थे पिछली बार, वही मैंने प्रैक्टिस की, 10 से 15 दिन में मेरा अच्छे से ये वाला चीज़ हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग में मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि भाई रीजनिंग में एट अराउंड 35 या 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 इंटू 3 90 मार्क्स, तो 90 मार्क्स मेरे रेडी हैं, ठीक है। 90 मार्क्स मेरे रेडी हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, एट अराउंड 30 to 35 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, 90 मार्क्स मेरे रेडी हैं। अब आ जाओ मैथ्स पे। नाउ मैथ्स के लिए मैंने क्या किया, मैथ्स के लिए मैंने क्या किया, अभी आप अगर आप देखोगे मैथ्स के लिए इशू क्या है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट है। तो वही सेम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक लिस्ट बनाई कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो फॉर एग्जांपल बोट्स एंड स्ट्रीम आता है, ठीक है, ट्रेन्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपका प्रॉफिट लॉस आता है, ठीक है। अभी मैथ्स में भी क्या है ना कि कॉन्सेप्ट सेम आता है, ठीक है, मैथ्स में सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट हाँ सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो मैंने ना एक एक चैप्टर के इनके कॉन्सेप्ट समझने शुरू किए, बेसिक्स। अभी क्या होता है, बहुत सारी बुक्स होती हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब कि टफनेस का रीजन इजी, मीडियम एंड हार्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं मैथ्स में हर चैप्टर में। बहुत सारी बुक भी हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं। तो मैंने सिर्फ लेवल 1 किया, क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, फॉर्मूला पता है या फिर आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इतना अगर ये डालेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, ये डालेंगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, अगर ऐसा भी आपको पता है तो वो क्वेश्चन जो एफकेट में आते हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस लेवल वन हर वेबसाइट से, और जो भी मेरे पास बुक थी मैथ्स का, कहीं से भी आप कर सकते हो, डजेंट मैटर, वेबसाइट से कर लो, बुक से कर लो, कहीं से भी, बस ये आपको देखना है कि उसी टॉपिक के आप क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं जो मैथ्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसको करने में मेरे को एट अराउंड 20-25 डेज लगे, ठीक है, मैथ्स को मेरे को करने में।
इसमें मैंने फॉर्मूला की एक पीडीएफ भी बना ली थी, मतलब पीडीएफ मतलब एक बुक में रख लिया था, उसको पीडीएफ कन्वर्ट कर दिया था। मैंने फॉर्मूला के नोट्स बना लिए थे, ठीक है। तो हर चैप्टर से जो जो कॉमन फॉर्मूलाज हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, उसके मैंने एक नोटबुक में लिख लिया था सबको एक साथ। तो मैथ्स में आपको यही करना है कि लिमिटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं वही आपको सॉल्व करना है। अभी क्या करोगे, बच्चे क्या देखते हैं कि भाई सिलेबस में दिया हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन खुद में इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा वो चैप्टर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किस टाइप का सिंप्लीफिकेशन, किसी भी टाइप का सिंप्लीफिकेशन आ सकता है, लेकिन उसका एक ही क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली, या हो सकता है इस साल आए भी नहीं। तो जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, ठीक है। बहुत चांसेस है कि बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता ही है, ट्रेन से क्वेश्चन आता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आता ही है, तो उस पर ध्यान दो। सिंप्लीफिकेशन में फिर छोड़ दिया, मैं करके ही नहीं गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग हो चुका है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। दिस इज द स्ट्रैटेजी मैथ्स और रीजनिंग करने की जो मैंने की। अभी इंग्लिश में क्या इशू है, इंग्लिश में इशू ये है कि इंग्लिश में एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो एफकेट में आती है, वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या होते हैं कि भाई एक वर्ड दिया हुआ है, उसके सेम मीनिंग के वर्ड, ठीक है, एक वर्ड दिया होगा, उसका मीनिंग पूछेंगे 4 ऑप्शन में, और उसका अपोजिट मीनिंग पूछेंगे 4 ऑप्शन में, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से वर्ड्स को याद करने लगते हैं, चीज़ें समझने लगते हैं, रूट वर्ड समझने लगते हैं, ये समझने लगते हैं। अभी आपको ये देखना होगा कि ये आप मान लो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए एट अराउंड 3000 वर्ड्स, ठीक है, याद भी कर लो, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि उनमें से ही वर्ड आएगा, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की कोई लिमिट नहीं है, दीज आर इनफाइनाइट, ठीक है। सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने इंग्लिश में सबसे पहले स्टार्ट किया ईडियम्स एंड फ्रेजेस से, ठीक है। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस से स्टार्ट करने का फायदा क्या है कि मैंने 1000 से 1500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक लिस्ट बना ली, खुद के हाथ से लिखे मैंने, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से इकट्ठा किया, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट वेबसाइट से 1000-1500 की मैंने एक लिस्ट बना ली, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है, बनी बनाई पीडीएफ भी मिलती है, लेकिन अगर बनी बनाई पीडीएफ मिलेगी तो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा सबको, लेकिन अगर आप खुद लिख रहे हो तो क्या होगा कि हर इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने खुद के हाथ से लिखा है, तो आपको याद भी होता रहेगा, एक बार आप गो थ्रू अपने आप ही हो जाएगा बनाते बनाते नोट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें ना बहुत सारे कॉमन ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बहुत सिंपल सिंपल ईडियम फ्रेजेस भी मिलते हैं, जैसे बेल द कैट, ठीक है, जो हमें पहले ही पता है, हमको मीनिंग पता है, बट हो सकता है वो भी आ जाए, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने ऐसी लिस्ट बना ली, तो ये मेरा कवर हो गया। अब मैंने बस लिस्ट बनाई, इसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, बस एक बार लिस्ट बनाई, तो लिस्ट बनाते बनाते एक बार मेरा रिविजन टाइप हो, मतलब एक बार मेरा पढ़ना टाइप हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि पैराग्राफ जो आता है, ठीक है। सो पैराग्राफ के लिए मैंने क्या किया, पैराग्राफ जो आता है ना एफकेट में, बहुत शॉर्ट पैराग्राफ आता है, शॉर्ट पैराग्राफ, और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा शॉर्ट पैराग्राफ आता है, ठीक है। एंड सिमिलरली क्लोज टेस्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, अगर आप पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का वो समझ आएगा। ये भी, इसमें भी एट अराउंड 8 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप से आता ही है, या फिर कई बार 5 to 6 भी होता है, ठीक है। तो शॉर्ट शॉर्ट ही आता है। तो मैंने इन दोनों के लिए क्या किया, अभी देखो ईडियम्स एंड फ्रेजेस श्योरिटी है कि हाँ इसमें से चांसेस हैं आ जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट भी स्कोरिंग है, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, समझ लिया कि कैसे आंसर्स ढूंढते हैं, कैसे क्लोज टेस्ट में पीछे वाला वर्ड आगे वाला वर्ड देख के आंसर पता लगाते हैं, ठीक है, या कैसे सेंटेंस का मीनिंग देख के आंसर पता लगाते हैं, वो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो बहुत चांसेस है कि आप सही कर पाओगे, ठीक है। सो इसके मैंने ऑनलाइन 15 to 20, बस मैक्सिमम 15 to 20 कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व किए, और क्लोज टेस्ट का भी मैंने एट अराउंड 35 to 40 क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किए होंगे, ठीक है। सो इतना मैंने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, किसी भी ऑनलाइन आप लिखोगे स्मॉल कॉम्प्रीहेंशन, शॉर्ट पैराग्राफ क्वेश्चंस इस टाइप से, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैट के लेवल के, एक कैट की बुक आती है, या कोई आपके पास कोई और एग्जाम की आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, उस लेवल के कॉम्प्रीहेंशन और उस लेवल के फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, या एसबीआई आईबीपीएस भी होके। बिल्कुल आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल ओके लेवल के कॉम्प्रीहेंशन और ये आता है, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, कैट वैट का लेवल के कॉम्प्रीहेंशन या ये सब चीज़ें मत पढ़ो, आप बहुत ज़्यादा टाइम लोगे, आपका ये पार्ट छूट जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरा कोई सिलेबस आपका छूट जाएगा और हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस भी गिर जाए,
क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे मे भी, ठीक है। सो जनरल वेबसाइट्स पे जाओ, नॉर्मल ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाओ या कोई भी एक बुक ले लो नॉर्मल सी जिसमें शॉर्ट सिंपल कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं, वो सॉल्व करने से ही आपको आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश में एक चीज़ आती है, वो आती है स्पेलिंग्स, ठीक है। अब स्पेलिंग्स पे ही मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, बट मैंने क्या किया कि ऑनलाइन भी स्पेलिंग्स पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो मैंने बहुत जो कॉमन वर्ड्स है ना उनकी स्पेलिंग्स एक बार देख ली। जैसे रिसीव है, तो रिसीव में बहुत डाउट रहता है कि ई पहले आता है या आई पहले आता है, ठीक है, या डबल ई आता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। जो कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स हम डेली लाइफ में गलत कर सकते हैं, कंटिन्यूस की स्पेलिंग क्या है। अब आप जब लिखते हो ना वर्ड, तो आपको पता रहता है कि ये स्पेलिंग है, लेकिन जब वहाँ पे 4 गलत स्पेलिंग देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैंने तैयार किया कि कॉमन वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एटलीस्ट वो अगर स्पेलिंग्स में आ जाए तो वो मैं मिस ना करूँ। और ऐसा हुआ, 5 में से 3 कॉमन वर्ड आए थे बहुत, ठीक है। तो वो मेरा स्ट्रेटेजी कामयाब रही। मेरे को समझ आ गया कि अच्छा ये वाला हो गया, ये मैं स्पेलिंग्स वाला कर सकता हूँ, ठीक है। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मैंने बिल्कुल नहीं छुआ। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में मैंने आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैंने मेहनत की ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। स्पेलिंग्स में मैंने कॉमन वर्ड्स की स्पेलिंग देख ली, ठीक है। और कुछ इंग्लिश में आई थिंक नहीं आता, ठीक है। सो आपका ये हो गया। अगर इंग्लिश का कोई मैंने सेक्शन छोड़ दिया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये मैंने कवर नहीं किया, तो मैं बता दूंगा कि मेरी स्ट्रेटजी उसके लिए ये थी। अब आते हैं इस पे, ठीक है। ये एक ना चक्रव्यूह है कैंडिडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स और जीके। नो, इसमें चक्रव्यूह क्या है, चक्रव्यूह इसलिए है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो है इनफाइनाइट, ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो है इनफाइनाइट। अब इसको कैसे कवर करना है, इसको कैसे कवर करना है, उसको मैंने कैसे कवर किया। सबसे पहले मैंने बनाया एक बॉक्स, ठीक है, अपने दिमाग में, और सोचा कि भाई इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उससे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे और मैंने टॉपिक्स देखा कि भाई किससे आ रहा है। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स से आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये पता किया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कहीं फ्लड्स आ गए, और कहीं बिटकॉइन का ये चल रहा है, सेंसेक्स यहाँ गिर गया, सेंसेक्स यहाँ बढ़ गया, ये कंपनी ने इसको मर्ज कर लिया। आपको ये ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस एफकेट में नहीं आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस वो एफकेट में पूछ रहा है, और बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं करंट अफेयर्स, अच्छा यूपीएससी लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, उतना डीप में नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई करंट अफेयर्स में एफकेट से रिलेटेड क्या आता है, एफकेट के एग्जाम में क्या आता है। एफकेट के एग्जाम में आता है कि ये बुक किसने लिखी, इस स्पोर्ट्स में कौन जीता या किसको हराया, कौन सा अवार्ड किसको मिला, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, कौन सा एयरक्राफ्ट में इसकी स्पीड क्या है मैक्सिमम, कितना पेलोड ले जा सकता है, कौन सी जनरेशन का है, ठीक है, कौन सी कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, इस टाइप की। या कोई डील हुई है डिफेंस रिलेटेड, या मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने पता किया, एक लिस्ट बनाई, बॉक्स में डाला। बॉक्स में डाला मतलब अपने दिमाग में ये बनाया कि भाई इसके अलावा मैं कुछ और नहीं पढ़ूंगा, चाहे कि वो कितना भी टेम्पटिंग लगे। बहुत सारे करंट अफेयर्स में ऐसे टॉपिक होते हैं ना, जैसे मेरे को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं एफकेट में। तो मैं अगर कोई करंट अफेयर्स कहीं पढ़ रहा हूँ किसी वेबसाइट पर, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आ गई तो मैं उसमें गुम हो जाता था पहले, ठीक है, कि अरे यार ये हो रहा है, अच्छा टेक्नोलॉजी में ये 5G आने वाला है, अब ये आने वाला है, अब वो होने वाला है, ये कैसे काम करता है। उसमें ही पूरा दिन 2 दिन निकल गए, टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। हमें एफकेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है। आपको एफकेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एफकेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ वो पढ़ो। उसके लिए मैंने क्या किया, बहुत सारी वेबसाइट्स ना डेली करंट अफेयर्स निकालती हैं, ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर्स निकालती हैं। तो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट किए, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के लिए। डेली मैंने करंट अफेयर्स के लिए अपने खुद के नोट्स बनाने, एकदम से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, ठीक है। और उससे क्या हुआ, खुद के नोट्स जब आप बनाते हैं ना तो आपको काफ़ी चीज़ें याद भी होती रहती हैं, ठीक है। तो मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए और डेली करंट अफेयर्स के, और सिर्फ इसी टॉपिक्स के बनाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स के नोट्स बनाए। उस उसके अलावा मैंने कोई और टॉपिक नहीं छुआ। जो भी मैंने लिस्ट बनाई थी कि भाई इस टॉपिक से करंट अफेयर्स आते हैं। अब आ जाओ जीके पे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सेम जो मैंने करंट अफेयर्स के साथ किया, सेम काम मैंने यहाँ किया। अपने दिमाग में एक बॉक्स बनाया,
लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जीके में स्टैटिक जीके आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नोट किया कि जीके में जो स्टैटिक जीके का पार्ट है ना, वो एसएससी के क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ जीके के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े देखे और वो सॉल्व किए, ठीक है। और उनके नोट्स भी बना लिए, ठीक है, 1 लाइन नोट्स। फॉर एग्जांपल हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे आंसर, ऐसे नोट्स बना लिए 1 लाइन के इस टाइप से, ठीक है। पॉलिटी के ऐसे ही मैंने एसएससी के नोट्स बना लिए। पहले मैंने क्या किया था, जो मेरी पहली मिस्टेक्स थी, हिस्ट्री में हमारे पास एंशियंट भी है, मिडिवल भी है और मॉडर्न भी है। तो मैंने सिलेबस देखा कि भाई हिस्ट्री का एंशियंट पढ़ना स्टार्ट किया, एंशियंट में इतना डूब गया कि बहुत डिटेल में पढ़ने लगा, ठीक है। कि वो पत्थर कौन से यूज़ करते थे, जो औजार यूज़ करते थे उसकी लेंथ क्या होती थी। भाई मेरे को ये समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि हमको पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। हमको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है किसी चैप्टर में, ठीक है। दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बाद में पढ़ो उसको, आप पहले बन जाओ ऑफिसर फिर पढ़ो, ठीक है। लेकिन आपको जो ऑफिसर बनना है तो आपको ये देखना है कि भाई आपका एम क्या है। आपका एम है एग्जाम क्लियर करना, तो आपको पीएचडी नहीं करनी है। तो एंशियंट में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। वो आते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया, ठीक है, या फिर कौन सी साइट इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी, नहीं थी, कहाँ है, अभी रिसेंट क्या है वो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मिडिवल में बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं मिडिवल से, जनरली हेरिडिटी पे क्वेश्चंस आते हैं कि ये किसका बेटा था, क्या है, इस टाइप से। या फिर जैसे 7 रत्न हैं, ठीक है, वो होते थे कि उनके राजाओं के फेमस होते थे ना, कि टोडरमल है, टोडरमल कौन से राजा के उसमें था, ठीक है, ड्यूरेशन में, कब कौन से राजा के ड्यूरेशन में, या फिर कौन सी फील्ड से रिलेटेड था, इस टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं एफकेट में, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट इज गांधी जी के बारे में, ठीक है। गांधी जी कब रिटर्न किए, गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट कब स्टार्ट किया, ये मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इंडिया के बारे में ये कॉन्स्टिट्यूशन कब अपनाया गया, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 लाइनर्स मिल जाएंगे आपको, वो पढ़ने की आपको ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैंने ना इसके अपने अपने 1 लाइन की नोट्स बना लिए थे, 1 लाइन नोट्स बना लिए थे, ठीक है। तो वो आज नोट्स आज भी मेरे पास हैं, ठीक है। ओके, स्ट्रैटेजी के मैंने आपको बता दिया, एसएससी के मैंने टॉपिक्स। अच्छा, स्ट्रैटेजी के लिए ना आप देखोगे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स। फॉर एग्जांपल कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत सारे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, उस टाइप से। उसके बाद स्पोर्ट्स के टर्म्स, ठीक है, कि ये टर्म किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यू नो नॉकआउट किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे वो पूछ लेते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है अवार्ड्स एंड देयर फील्ड्स, ये अवार्ड कौन से फील्ड से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल द्रोणाचार्य अवार्ड, तो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये एक स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स होते हैं, परमवीर चक्र किससे, मिलिट्री है, ठीक, कैलेंडरी है, नॉन कैलेंडरी, ये आपको पता होना चाहिए, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ये वाली अवार्ड से रिलेटेड। तो स्टैटिक जीके जो है ना, वो आपका एसएससी का जो स्टैटिक जीके है मोस्ट प्रोबेबली वही है, लेकिन स्टिल आप एक लिस्ट बना लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी में पढ़ो सिर्फ। स्टैटिक जीके भी फिर वो बहुत डिटेल में है। अभी बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्वेश्चंस भी आते हैं। एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर अगर आपका लक खराब हो तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए। अब अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हो तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में सिर्फ आपको पढ़ना है जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। डिसीजेस, कौन से डिसीज कौन से विटामिन की कमी से होती है, मिनरल कमी से होती है, कौन से उससे कमी से होती है, वो आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। कौन सी डिसीज क्या करती है, ठीक है। तो इस टाइप से वो डिसीज आती है कि भाई आपको क्या उसके इफेक्ट्स क्या हैं। तो बायोलॉजी में वो पढ़ना है, बायोलॉजी में आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप पढ़ने लग जाओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे काम करता है, प्लांट ऐसे, पूरा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। 1 लाइनर्स पढ़ो, सिर्फ 1 लाइनर्स। बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में भी सेम। आई वुड सजेस्ट, केमिस्ट्री तो मैं छोड़ के ही गया था, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लो, नहीं तो केमिस्ट्री छोड़ दो, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएससी का स्टैटिक जीके ये मैंने आपको बताया कैसे कवर करना है। तो दिस वॉज द स्ट्रैटेजी टू कवर चारों सेक्शंस,
चारों सेक्शन करने स्ट्रैटेजी करने की स्ट्रैटेजी तो आपको पता चल गई, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सी सीरीज में करनी है स्ट्रैटेजी। तो उसके लिए आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देना चाहिए, और उसको देख के पता करना चाहिए कि भाई पहले मेरे का जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको एकदम फाइनल कर दूं, देन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, देन थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, देन फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे आपको करना चाहिए। ठीक है, अभी तो टोटल इसको करने में अगर मैं बात करूं तो टोटल इसको मेरे को करने में ना 100 डेज लगे एट अराउंड। ठीक है, 100 डेज मतलब 3 मंथ्स। ठीक है, सो अगस्त में एग्ज़ाम था, अगस्त में एग्ज़ाम था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगस्त में एग्ज़ाम था मेरा, सितंबर में रिजल्ट आया, मेरे को पता चला कि मेरा 1 मार्क्स से रह गया है। ठीक है, तो मैंने फिर एनालाइज़ किया, जो मैं चीज़ें बता रहा था पहले मैंने एनालाइज़ किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने 3 महीने में ये खुद खूब अच्छे से पढ़ लिया, कवर अप कर लिया। जनवरी को मेरे को टाइम मिल गया रिवीजन का, फरवरी में दूसरा अटैम्प्ट होता ही है एफकेट का। ठीक है, तो सेकंड अटैम्प्ट में मेरे को 100 डेज लगे। थर्ड अटेम्प्ट में सिंस मेरे पास अप्रोच रेडी थी, सिंस मेरे पास नोट्स रेडी थे, एवरीथिंग वाज रेडी, सो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 60 डेज लगे, 2 महीने लगे सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगा। थर्ड अटेम्प्ट जो मैंने दिया उसमें 1 महीने में कवर अप हो गया। फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरे को 1 महीना भी नहीं लगा, मेरे को एट अराउंड 2 to 3 वीक्स में मैंने पूरे एफकेट की प्रिपरेशन कर दी थी, क्योंकि मेरे पास नोट्स रेडी थे और पैटर्न चेंज हो नहीं रहा था एफकेट का। नोट्स रेडी थे, मैथ्स का भी फॉर्मूला सब रेडी थे, इंग्लिश का भी जाके ऑनलाइन वेबसाइट जाके प्रैक्टिस करनी थी, रीजनिंग का भी सब रेडी था। ठीक है, दोबारा से बस उसको एक बार देखना था। तो ऐसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी एफकेट की। नो, सबसे बढ़िया बात जो ये है वो ये है कि जो भी मैंने यहाँ प्रिपरेशन की और जो भी नोट्स बनाए वो मेरे पास अभी भी अवेलेबल हैं, और मैं एक एफकेट 2020 के लिए भी फ्री में प्रिपरेशन करा भी रहा हूँ वेबसाइट पे, सॉरी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगर देखोगे तो आपको एक एफकेट 2020 की प्रिपरेशन प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे मैं जीके के वीडियोस डाल रहा हूँ। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, जीके के नोट्स चाहिए, ठीक है, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो मैंने बनाया था वो नोट्स चाहिए, मैथ्स के फॉर्मूलाज की नोट्स चाहिए, तो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर 9380647486। ये आप इस पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, 9380647486, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स, और हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चला रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सैम्पल नोट्स भी देखने हैं, ठीक है, तो वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आप मेरे को मैसेज करो, आपको मैं सैम्पल नोट सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है एक डेडिकेटेड एफकेट की प्रिपरेशन के लिए, वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर पाओगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पीडीएफ के नोट्स सारे मिल जाएंगे। और पेपर से पहले मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 3 मॉक, ठीक है, पेपर्स, 3 मॉक प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, सो दैट पेपर रियल पेपर में बैठने से पहले आपके पास 3 बार पूरे पेपर को सॉल्व कर चुके हो, सो दैट आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर मैं कोई टॉपिक भूल गया हूँ कि जो एफकेट में आता है और मैंने कवर अप नहीं किया, अपनी अप्रोच नहीं बताई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। या स्टिल अगर आपको कोई डाउट है कि इस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना है, तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, बेटर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मेरे को ईजी रहेगा जानने के लिए। ठीक है, वहीं से मैं नोट करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक्स कहाँ से बनाने हैं। कोई और अगर आप कोई भी और डिफेंस रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एफकेट 2020 के अलावा आईएनईटी या फिर एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एसएसबी प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, एसएसबी की प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने बहुत से कॉमन डाउट्स क्लियर किए हैं एसएसबी से रिलेटेड, दैट इज़ फॉर फ्री। आप वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।